अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे फ़िलहाल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़िलहाल पर। आप हैरान हो रहे होंगे कि फ़िलहाल क्या है। आपको याद होगा आज से चंद माह पहले दानिश तैमूर के हवाले से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आती है और बहुत मीम्स बनने लग जाती हैं, जिसमें ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि फ़िलहाल क्या था। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने वायरल कंटेंट बनाया, लेकिन एक चैनल ने एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बना दिया, जिसे देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बनने चाहिए, इस तरह के ड्रामे बनने चाहिए। दानिश तैमूर ने कहा था कि मुझे अल्लाह ताला 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आयज़ा से मोहब्बत करता हूँ और बाकी 3 नहीं करता। अब इस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे लोगों ने वायरल कंटेंट का फ़ायदा उठाया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी फ़ायदा उठाया। मतलब आज इंटरटेनमेंट पर एक ड्रामा बनकर मेरे सामने से गुजरता है, मैं उसको देखना शुरू करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार ऐसी कहानी आनी चाहिए। ड्रामे का नाम है फ़िलहाल, और ड्रामे की कहानी जब मैंने देखनी शुरू की तो मुझे लगा कि क्या कमाल कहानी बनाई है। हीरा सुमरो इसमें मेन किरदार अदा करी है हीरोइन का, और वो मोहब्बत करती हैं एक लड़के से और लड़का उनसे मोहब्बत करता है। शादी हो जाती है और शादी के बाद उनके यहाँ पहली बेटी होती है। वो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, जो बाप है, हीरो जो है, वो दूसरी बेटी की पैदाइश पर भी बहुत खुश होता है। अब उसके दिमाग में लोग बातें डालना शुरू करते हैं, लड़की के भी दिमाग में बातें डालना शुरू करते हैं कि तुम्हारे यहाँ 2 बेटियां होगी हैं। अब तक तो वो बहुत मोहब्बत करता है, अगर तीसरी बेटी होगी तो क्या होगा। अब वो परेशान रहने लग जाती है, सोचने लग जाती है कि अगर मेरे यहाँ तीसरी बेटी होगी तो क्या होगा। जब तक मैं यहाँ तक पहुँचा था ना, तो मुझे यूँ लग रहा था कि यार ये कहानियाँ मैंने अपने घर के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं अपने मुआशरे में देखी हैं, और उन्हीं कहानियों को देखते हुए, उस ड्रामे को देखते हुए मैं उस ड्रामे में बिल्कुल समझ लें कि खो सा गया। और उस ड्रामे को मैं देखता जा रहा था तो मैंने देखा कि वो शख्स जो अपनी बेटियों से भी बेपनाह मोहब्बत करता है, अपनी बीवी से भी बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन वो मोहब्बत फ़िलहाल तक रह जाती है। कैसे? जब उसके यहाँ तीसरी बेटी पैदा होती है तो वो मोहब्बत एकदम से गुम सी हो जाती है। लेकिन उसी शख्स की ज़िंदगी में एक और लड़की आ जाती है, और जैसे ही उसकी ज़िंदगी में एक और लड़की आती है तो उसकी मोहब्बत बिल्कुल मान पड़ जाती है। वो अपनी बीवी से भी मोहब्बत करना छोड़ देता है, अपनी बच्चियों को भी उस निगाह से नहीं देखता, बिल्कुल उनसे भी मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। बेटे की भी उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होने लग जाती है। पहले तो मैं ये देखता रहा कि यार वो बड़ा अच्छा बाप दिखाया है कि यार वो अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत करता है और उसके दिल में ये कोई बात नहीं है कि मेरे यहाँ बेटा होना चाहिए, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं दिखाएगी। लेकिन जैसे ही तीसरी बेटी पैदा होती है तो उसके अंदर एक मायूसी कि इससे तो मुझे बेटियाँ ही मिलेंगी। और आप सब ये बात जानते हैं, मुझे देखने वाली बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो इस अज़ियत से गुज़र चुकी हैं, जिनकी ज़िंदगी में बेटियां, मतलब वो बेटियों को जन्म देती नहीं, और शोहर जो है वो पहले प्यार करता रहा, लेकिन फिर अचानक से उसको लगा कि यार इससे बेटियां मुझसे, इस बीवी से तो मुझे बेटियां ही मिलनी है, और फिर वो अपने लिए एक और बीवी तलाश करता है। लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि अल्लाह ने फरमाया है कि जो औलाद है वो मर्द के नसीब की है, पैसा जो है वो औरत के नसीब का है, ठीक है। लेकिन जब कुछ लोगों को आपने देखा शादी के बाद उनके नसीब बदल जाते हैं, ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन जो औलाद है वो मर्द के नसीब की होती है। लेकिन उसके बावजूद हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि लोग दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसके यहाँ जब बेटियाँ पैदा होती हैं तो वो अपनी बीवी से नफरत करने लग जाता है। और आप सबको पता है कि जब जो बेटियाँ हैं वो ये बात बड़े अच्छे से समझती होंगी, जब एक बाप बेटी के सामने बार बार कहता हो कि काश मेरे यहाँ बेटा पैदा होता, काश मेरे यहाँ बेटा पैदा होता, तो उस बेटी पर क्या बीतती होगी यार। सोचें कभी, उस बेटी पर क्या बीतती होगी। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यार जो बेटा होता है वो वारिस होता है। क्या वारिस होता है? जो बेटी है वो रहेगी तब भी आपका नाम रहेगा, और अगर बेटा होगा तो वो भी कितने अरसे तक आपको याद करेगा, कितने अरसे तक अपने बच्चों को कहता रहेगा कि तुम नस्ल रहेगी जी, वारिस रहेगा। ख़त्म हो जाएगा यार, मिट्टी में जाने के बाद सब ख़त्म हो जाएगा। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके बच्चों को नाम तक नहीं याद होगा। आपकी जायदादों पर 100 साल के बाद किसी और का कब्जा होगा, वो जानता भी नहीं होगा ये घर आज से 100 साल पहले किसका था, ये ज़मीन किसकी थी।
लेकिन इसी वायरस के चक्कर में न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन आप लोग अगर ड्रामे देखते हैं तो ये ड्रामा आज एंटरटेनमेंट पर लाजमी देखिएगा, जिसका नाम है फिलहाल। बड़ा कमाल का यार ड्रामा है, बड़ी कमाल की स्टोरी है। और अगर यही ड्रामा किसी बड़े बजट और खैर एक्टर्स तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन बड़े बजट का ये ड्रामा बनाया जाता तो मुझे लगता है कि फिर तो आप लोगों के यहाँ ये वायरल हो जाता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ड्रामा जाकर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं वायरल टिकटॉकर शहजादी के बारे में। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे टिकटॉकर्स या किसी का वीडियो क्लिप वायरल होता है तो आपको लगता है कि भाई इसको मॉर्निंग शोज में बुलाया जा रहा है, किस प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, ये तो दिनों में करोड़पति होगी। लेकिन इसी बात की तरदीद करते हुए शहजादी ने बताया कि मुझे ARY पर निदा यासिर ने अपने मॉर्निंग शो में बुलाया तो मुझे ₹1 नहीं दिया। आप लोगों को लगता है ना कि मॉर्निंग शोज में लोग जाते हैं तो उनको करोड़ों रुपया मिलता है और वो दिनों में मतलब जिंदगियां बदल जाती हैं। इस पर वो शहजादी कहती हैं कि भाई जब मैं वहां पर गई तो मुझे ₹1 नहीं दिया गया। उसके बाद मतीरा ने अपने प्रोग्राम में इनको बुलाया तो मतीरा ने भी इनको ₹1 नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि शहजादी खुद कह रही हैं। शहजादी कहती हैं कि बहुत सारे शोज में मुझे बुलाया गया, मैं गई, हालांकि उनको पता है कि मेरे घर के हालात इतने ख़राब है, मेरी माँ काम करती है, मुझ पर इतनी गुर्बत है, सब कुछ होने के बावजूद किसी ने भी मुझे ₹1 नहीं दिया। हाँ, एक किसी का उन्होंने बताया कि मैं किसी पॉडकास्ट में गई, मैं उनका एहसान मानती हूँ जिन्होंने मुझे वायरल किया, जिन्होंने मुझे बुलाया अपने शो में, जिनकी वजह से मेरा नाम बना। लेकिन एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा और मुझे लगा कि यार इस बार उज़्मा ताहिर ने बहुत अच्छा काम किया। उज़्मा ताहिर इनके घर पर जाती हैं, इनका घर तलाश करती हैं और तलाश करने के बाद उनको एक अमाउंट देकर आती है, पता नहीं कितने पैसे दिए, कितने का चेक दिया। लेकिन उज़्मा ताहिर वो हैं जिन पे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि एक लड़की 16 साल की कत्ल हो जाती है तो उनके वालिद के साथ हमदर्दी में पेश आते हुए उनके हाथ में हाथ डालकर उनको दिलासे दे रही हैं। उज़्मा ताहिर ने एक अच्छा काम ये किया कि वहां गई, उनको चेक देकर आई। और जब मैं उज़्मा ताहिर का वो वीडियो देख रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई तो है, चले उन्होंने जितने भी पैसे दिए, 5,000 दिए, 10,000 दिए, 20,000, 50 लाख, कुछ भी दिया है, बहुत अच्छा किया है, कोई तो काम किया ना। हालांकि ये मॉर्निंग शोज में जितने भी लोग होते हैं, बड़े मॉर्निंग शो जिस तरह से ARY का हो गया, हम का हो गया, जितने बड़े मॉर्निंग शोज होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी होस्ट बैठी हुई हैं, नामवर होस्ट है, उनको तो करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है। तो अगर आपके प्रोग्राम में एक गरीब लड़की आती है जिसके घर का चूल्हा तक नहीं सही चल रहा, उसकी वालदा काम कर रही है, तो यार कम से कम आप लोगों का इतना तो हक बनता है कि आप उसको कुछ दें। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो जो मॉर्निंग शोज में होकर आती रही, उस मॉर्निंग शो से जो पैसा उन्होंने कमाया उसमें से थोड़ा सा तो कुछ दे यार। आटे में नमक के बराबर तो उसको कुछ दें, नमक के बराबर दें तो अब भी उसकी खैर लाइफ बदल जाए, लेकिन चले नमक के बराबर ना भी दे, थोड़ा सा यार जो नमक है ना उसका भी आप 50वां हिस्सा दे दें तब भी उसका गुजारा चल जाएगा। मैं ये बात जानता हूँ क्योंकि मॉर्निंग शोज में जो एड्स आते हैं, जो आपके यूट्यूब पे चलता है, उसके बाद जो क्लिप्स चलते हैं, फेसबुक पर चलता है, पता नहीं कितना पैसा बनता होगा, कितना रेवेन्यू बनता होगा। तो आप लोग यार इस वीडियो को शेयर करें ताकि शहजादी को कुछ ना कुछ मिल सके। आप लोगों को क्या लगता है कि शहजादी को पैसे मिलने चाहिए? मेरा ख्याल है मिलने चाहिए, क्योंकि ना उनके पास इतनी एजुकेशन है, ना उनकी मतलब उनको कोई सपोर्ट करने वाला है, ना उनके पास कोई, बस उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां और उसके बावजूद वो हंसती हैं और हंसाती हैं। मेरा ख्याल है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं डक्की भाई की वाइफ अरूप जतोई के बारे में, जिनके बारे में आज से चंद माह पहले तक, चंद दिन पहले तक बहुत बड़ी बड़ी होस्ट एंकर्स यही समझती थी अब डक्की से तलाक लेने जा रही है, क्योंकि इंस्टा से उन्होंने अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी, सब कुछ डिलीट कर दिया। लेकिन जब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि यार इतनी तो अक्ल करो कि उन्होंने बाकी सारी वीडियोस डिलीट कर दी जिनमें वो घूमने गए, कहीं जितने उन्होंने टूर्स किए वो सारी डिलीट की, लेकिन मक्का में, मदीना में जो अपने शौहर के साथ उन्होंने वक्त गुजारा वो 2 तस्वीरें बाकी रहने दी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग इस कदर झूठ इतना आसानी से बोल कैसे लेते हैं। अरूप जतोई के बारे में उन्होंने कहा कि सारी तस्वीरें इसलिए डिलीट कर दी कि वो डक्की की वजह से फंस रही हैं, तो डक्की से अब वो तलाक लेंगी। ऐसा नहीं है भाई, उसने बड़ी दिलेरी के साथ ऐसा काम कर दिया है कि भाई अब वो लोग जिन्होंने डक्की को
अरेस्ट किया था, डकी के ऊपर केसेस बनाए थे। उनमें से 9 अफसरान, एनसीसीआई के 9 अफसरान को, जिनमें से 6 तो रिमांड पर जा चुके हैं और 3 पर अभी केस बन रहे हैं, चल रहे हैं। और अरूप जतोई ने कहा कि भाई इन लोगों ने हमसे 90 लाख रुपए रिश्वत मांगी। ये जो लोग डक्की के बारे में कह रहे थे ना, ऐसा रगड़ा गया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, भाई उन्होंने देखा कि भाई डक्की के पीछे रोने वाली उसकी माँ, उसकी बीवी आ रही है, तो उनसे पैसा निकलवाया जाए। अब आपको नजर आ रहा है कि कितने ईमानदार लोग हैं ये, कितने दबंग लोग हैं ये, कि भाई इन पर अब इंटेलिजेंस खुद कार्रवाई कर रही है, उन लोगों को उठा रही है, उन पर केसेस बना रही है। कुछ जुडिशियल हो चुके हैं, कुछ को जो है डिसमिस कर दिया गया है। एक साहब तो वो थे जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ और चीज़ें कर रहे थे, वो भी शामिल, उन्होंने कहा कि वो भी शामिल हैं। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, ये जो लोग इतने नामवर लोग होते हैं और वो क्या करते हैं जी, वो ये करते हैं जी कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए अरूप जतोई के हवाले से कहा जी कि अब वो तो तलाक लेने वाली हैं, अब तो उन्होंने सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा कि यार वो अपने शोहर के साथ कितनी वफादार है, कितनी दिलेर है। और वो जो 70-80 लाख जो फॉलोअर्स थे, उनमें से 5000 भी कभी उससे कोई मिलने नहीं आया। 5000 लोग भी जो थे ना, जो फॉलोअर्स थे, उनमें से कोई नहीं मिलने आया। और वो होस्ट, एंकर, सीनियर जो इस तरह की बातें कर रहे थे कि डक्की देखा रुसवा हो गया, डक्की जलील हो गया, वो लोग जो इनको पकड़ रहे थे वो 90 लाख रुपए रिश्वत ले चुके हैं या मांग रहे थे या जो भी है। यार अगर ये चीज़ें ना होती, वो ये केस ना करती, अगर ये सब कुछ झूठ होता, वो लोग क्यों डिसमिस होते, क्यों उन लोगों को उठाया जाता। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनको हम ये समझते हैं कि ईमानदार हैं और बड़ा काम ज़बरदस्त करें, वो तो खुद बेईमान निकलते हैं। और जब वो इस तरह के निकलते हैं तो मुझे यूँ लगता है कि यार फिर डक्की के साथ भी ज़्यादती है। क्योंकि जब ये काम स्टार्ट हुए थे, जहाँ से स्टार्ट हुए, बड़ी बड़ी असामियाँ, PSL और बाकी जितने भी बहुत सारे मैचेस में शर्ट्स पहनी गई, सारा कुछ, उन लोगों को क्यों नहीं उठाया गया? सिर्फ डक्की ही क्यों था? डक्की ही क्यों था, ये मैं पहले भी सवाल करता रहा। लेकिन क्या है कि कोई शख्स जब तरक्की पाता है, गलतियां हैं, और ये मैं बार बार कहता हूं कि डक्की को जुए की ऐप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। हमें तो करोड़ों रुपए की ऑफर्स नहीं होती थी, लेकिन हमें कितने की ऑफर्स होती थी यार? हमें महीने की 8-10 लाख रुपए की ऑफर्स होती थी। चलो हम अपने जिस हिसाब के यूट्यूबर हैं, मतलब जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमें 8-10 लाख रुपए की ऑफर्स होती थी, हम नहीं करते थे। हमें लगता था कि यार हमारे 8-10 लाख के पीछे पता नहीं कितने बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी, कितने बच्चे जुए पर लगेंगे, कितनों को ये आदत पड़ेगी। हमने नहीं किया, लेकिन बाकी सब ने किया और वो उसकी सजा भुगतेंगे। अब जिन लोगों को नहीं अरेस्ट किया गया, उनसे भी तो पैसे निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? उन्होंने बड़े बड़े वकील करवाए, और जो वकला हैं वो कौन सा हज़ारों रुपए में लेते हैं या लाखों, वो भी करोड़ों ले रहे हैं। जो बड़े बड़े वकला हैं वो हज़ारों में नहीं आते भाई, वो भी करोड़ों में आते हैं। पैसे तो निकल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको लगा था उस वक्त कि हमने बड़े पैसे कमा लिए। इसी तरह से डक्की के भी निकल गए, लेकिन डक्की को अरेस्ट करने वाले बेईमान निकले और उन पर केसेस बन गए। अब आप मुझे ये बताएं, किस पर यकीन करें और किस पर ना करें, किस पर एतबार करें, किस पर ना करें, आप बताएं मुझे। और अरूप जतोई ने उन सबको शट अप कॉल दे दी जिन्होंने ये वीडियोस बनाई थी कि अरूप जतोई डक्की भाई से तलाक लेने जा रही है, डक्की भाई से लाताल्लुक होने जा रही है, लेकिन वो शेरनियों की तरह अदालतों के चक्कर भी काट रही हैं, अपने शोहर को छुड़वाने के लिए उसके केसेस भी लड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, और उन लोगों को भी बेनकाब कर रही है जिन्होंने उनसे रिश्वत मांगी 90 लाख रुपए की। खैर, आज का प्रोग्राम करते हैं जी यहीं पर ख़त्म। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।